आज 13 अप्रैल है। कहने को तो 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन पूरे आसार हैं कि लॉकडाउन की मियाद को फिर से बढ़ाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी आज इस बारे में स्थिति साफ कर देंगे। मौजूदा हालात इशारा तो पूरा कर रहे हैं कि 14 अप्रैल के बाद भी देश भर में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को ही करना है और सब इसी इंतजार में हैं कि कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी अगला फैसला क्या करते हैं। लॉकडाउन के सिर्फ 2 दिन बाकी। 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन। 15 अप्रैल को शुरू होगा लॉकडाउन 2। 14 अप्रैल के बाद कोरोना से जंग की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और इन तमाम बैठकों में करीब करीब सभी की राय यही रही है कि हालात के मद्देनजर अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने संक्रमण रोकने के साथ साथ चौपट होती अर्थव्यवस्था का भी सवाल है और इसका इशारा वो चंद रोज पहले दे भी चुके हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पीएम मोदी की ये फिक्र उद्योग मंत्रालय की इस चिट्ठी में भी जाहिर हो रही है, जो गृह सचिव के नाम लिखी गई है। ये महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का अंतिम फैसला हो जाने के बाद कुछ और गतिविधियों को पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के साथ छूट दी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक हालात में सुधार हो और लोगों के हाथ में पैसा आए। तो माना यही जा रहा है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन इसके दूसरे चरण में अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में ऑक्सीजन फूंकने की कोशिशें भी साथ साथ की जाएंगी। मसलन मजदूरों को कृषि गतिविधियों तक पहुंचाने के कुछ विशेष ट्रेन बसें चलाई जा सकती हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। जरूरी सामानों के निर्माण से जुड़े कुछ और उद्योगों को छूट दी जा सकती है। कृषि से संबंधित गतिविधियां तो अभी चल रही हैं। कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसमें लॉकडाउन के चलते हुए रुकावट हो, लेकिन आर्थिक गतिविधियां और बढ़ना चाहिए। इस पर सरकार गंभीर है, लेकिन लॉकडाउन खुले इससे पहले यह सोचना जरूरी है कि इंसान सुरक्षित रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, और इस मामले में जब उपयुक्त होगा तो सरकार निर्णय करेगी। 14 अप्रैल के बाद के हालात और रणनीति बेहद अहम इसलिए भी हैं कि एक जरा सी चूक पिछले 14 दिनों की तपस्या पर पानी भी फेर सकती है। जाहिर है हिसाब किताब में बेहद बारीकी रखनी होगी, इसीलिए केंद्र के सभी मंत्री और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के सभी अफसर आज से अपने अपने दफ्तरों में मौजूद होंगे। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने फैसले कर लिए हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पंजाब में कर्फ्यू घोषित था, इसे 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा और कैसे होगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और बहुत मुमकिन है कि यह ऐलान आज ही हो जाए। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार कंटेनमेंट यानी कि सीलिंग को ज्यादा कारगर मान रही है। यही वजह है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट 33 से बढ़ाकर 43 कर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों वाली दिल्ली में केजरीवाल सरकार दिमाग पर जोर डाल रही है कि लगातार बढ़ती संख्या को काबू कैसे किया जाए। तरीका सिर्फ एक है, संदिग्ध प्रभावितों का संपर्क बाकी आबादी से काटने का। यही वजह है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या रविवार को 33 से बढ़ाकर 43 कर दी गई।
मदनपुर खादर, अबुल फजल एनक्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर एक्सटेंशन, बंगाली कॉलोनी, महावीर एनक्लेव, शेरा मोहल्ला गढ़ी को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिलशाद गार्डन इलाके में किया गया ऑपरेशन शील्ड का प्रयोग कामयाब रहा और अब जिस इलाके में भी नए मरीज मिलेंगे उसे सील किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम भी होगा। हम लोगों ने दिलशाद गार्डन में एक प्रयोग करके देखा था। जब दिलशाद गार्डन में एक महिला विदेश से लौट के आई थी और उनके टच में आने वाले 6 या 7 और लोगों को कोरोना हो गया, तो उस पूरे एरिया को हमने सील कर दिया और उस वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड हम लोगों ने लागू किया। ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे को पीआई इंडस्ट्रीज़ एक हैं जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज़ मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं, जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है। रविवार को दिल्ली में 85 नए मामले सामने आए। रविवार को मौत के आंकड़ों में 5 का इजाफा हुआ। रविवार रात तक दिल्ली में कुल 24 लोग कोरोना के चलते दम तोड़ चुके थे। एम्स ट्रॉमा सेंटर की पुलिस चौकी का एक जवान भी संक्रमित। अब तक दिल्ली पुलिस के 3 जवानों को कोरोना संक्रमण। लेकिन ऐसे गंभीर हालात के बीच भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली के एक पब से चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो तय स्टॉक से हजारों लीटर ज्यादा शराब बरामद हुई। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन सीएम योगी ने अपनी तरफ से 15 अप्रैल से कुछ रियायतों का ऐलान जरूर कर दिया है। हालांकि आगरा में रविवार को 12 नए मामले सामने आने के बाद सरकार एक बार फिर से फिक्रमंद है। देश के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केवल समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं और यहाँ पे जो लाइनिंग है हम लोग इसका अनुपालन कराएं, जिससे महामारी से भी ज्यादा खतरनाक महामारी की दहशत बनती जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कल रात जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। ग्रेटर नोएडा के क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी। 32 साल के शख्स ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उसी की 7वीं मंजिल से यह शख्स कूद गया। उस दौरान वहां काफी हड़कंप मचा। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच की तो जांच में पता चला जिसने आत्महत्या की उसका नाम गुलजार है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। इनमें से 12 मामले सिर्फ आगरा में पाए गए हैं। इसी के साथ आगरा में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। आगरा में एक साथ 32 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के बाकी हिस्सों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई आगरा की तर्ज पर लड़ने की नसीहत दी थी। कहा यह गया कि आगरा में जिस तरह संक्रमण को फैलने से रोकने की तरकीबें अपनाई गईं, वो कामयाब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार। और यह मॉडल सिर्फ आगरा के नहीं है। आगरा ने जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो गाइड किया, भारत सरकार ने जो गाइड किया, यहाँ पे हमारे जो WHO के प्रतिनिधि हैं, जो हमारी टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, IMA की टीम है, सबने जो हमें कहा उसको हम लोगों ने एक साथ सुन करके टीम आगरा के रूप में डेवलप कर जितने भी जो भी सुझाव आए उसको इंक्लूड करके ये मॉडल बनाया गया। 14 अप्रैल के बाद से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग का तौर तरीका कैसा होगा, इस पर योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सिपह सालारों के साथ मंथन किया, जिससे ये खास बातें निकली। यूपी में 15 अप्रैल से ऑनलाइन रेस्टोरेंट खुलेंगे। 15 अप्रैल से रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सेवा शुरू होगी। 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होगी। निर्माण, शिक्षा, कृषि संबंधित कामकाज पर फैसले के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन। लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से फैसला। कुछ कमेटियां गठित की हैं जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी। एक
क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी उनको दी है जिस पर वो कार्य करेंगे। बाकी राज्यों की तरह यूपी के सामने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की दोहरी चुनौती है और इसकी झलक आगे होने वाले फैसलों में भी दिखाई देगी। ग्रेटर नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तमिलनाडु में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए साइकिल पर 135 किलोमीटर का सफर किया। इधर दिल्ली में 1400 किलोमीटर रिक्शा चलाकर 14 लोग कटिहार पहुंचे। पैंसठ साल के बुजुर्ग अरिवाजगंज की कैंसर पीड़ित पत्नी दर्द से तड़प रही थी। उसे कीमोथेरेपी की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल 130 किलोमीटर दूर और लॉकडाउन की वजह से यहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं। अरिवाजगंज से जब पत्नी की पीड़ा नहीं देखी गई तो साइकिल उठाई, पीछे पत्नी मंजुला को बिठाया। वो बेहोश होकर गिर न पड़े इसलिए कपड़े की मदद से अपने साथ बांधा और निकल पड़ी अस्पताल। कोरोना की दहशत, लॉकडाउन की पाबंदी और इंसान की बेबसी के आलम में तमिलनाडु की ये घटना जज्बातों को झिंझोड़ कर रख देने वाली है। पेशे से मजदूर अरिवाजगंज के पास इन दिनों न काम है न पैसा, लेकिन हौसला बेशुमार। तमिलनाडु के कुंभकोना जिले में रहने वाले अरिवाजगंज ने पुडुचेरी के अस्पताल तक करीब 130 किलोमीटर पत्नी को लेकर साइकिल चलाई। रास्ते में करीब 2 घंटे रुककर वो 5.5 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। காலையில 4:45 இதை விட்டு புறப்பேன் சார், வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு குறிஞ்சிப்பாடில் போய் ஒரு மணி நேரம் படுத்துட்டு திரும்ப அதுலேருந்து வண்டி எடுத்து 10:15 நைட்டு சரியாக போயிட்டாங்க சார். கரெக்டாக 10:15 போய் இறங்கிட்டேன். கேட்டுக்கு போனையில் போய் இறங்கிட்டேன். கேட்டு முனையிலேருந்து இறங்கி செக்யூரிட்டி விட விட மாட்டாங்க. ஐயா நான் கேன்சர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும், என்னை விடணும்னு விட்டுட்டாங்க. கும்பகோணத்துலேருந்து சைக்கிளில் வரணுன்னே விட்டுட்டாங்க. சாப்பாடு மூட்டை அதில் இருக்குது, துணிமணி ஃபுல்லாக அதில் இருக்குது. இந்த அவங்க கொடுத்த ஆதாரம் பூரா எல்லாம் பையில பித்துக்குழி மாதிரி மாட்டினோடனே பையிலே இருந்தோடனே அவங்க யாருமே என்ன மறிக்கல. संतोषमा போயிட்டு आया, संतोषमा போயிட்டு। हालांकि पुडुचेरी के कैंसर अस्पताल का ओपीडी कोरोना के चलते बंद था, लेकिन डॉक्टरों को जब हकीकत पता चली तो उन्होंने मंजुला को कीमोथेरेपी दी और वापस लौटने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम भी करवाया। लॉकडाउन के बीच ऐसा ही हैरत अंगेज सफर इन 14 लोगों ने भी किया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 14 रिक्शा चालक दिल्ली से अपने रिक्शों पर सवार होकर निकले थे। रास्ते में जाने क्या क्या दुश्वारियां झेलकर 1400 किलोमीटर का सफर करके 12 दिन बाद ये लोग अपने गृह जिले कटिहार पहुंचे। जान इस तरह दांव पर क्यों लगानी पड़ी, इसका जवाब भी इन्हीं से सुनिए। सर, हम लोग 3 दिन तक भूखे रह गए। एक दिन तो बिल्कुल भूखा रहे कि चाय तक हम लोग को नहीं मिला। उसके बाद जो हम लोग सोचे भाई यहाँ तो भूखा मर जाएंगे। केजरीवाल ने कुछ भेजता था, हम लोग पर नहीं आ पाते थे खाना, वहीं तक बाहर से खत्म हो जाता था और हम लोग के पास में पैसे उससे एक भी नहीं था। लास्ट टाइम हम लोग मजबूरन वहाँ से रिक्शा लेके जब चले, दिल्ली बॉर्डर जब क्रॉस हुए तो वहाँ का पुलिस वाले ने बोला कि तुम लोग भागो, जहाँ का वहाँ घर जाओ, नहीं तो यहाँ से भूखा मर जाओगे। फिलहाल इन सभी 14 रिक्शा चालकों को कटिहार के बाहर ही क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कोरोना से जो होगा सो होगा, लेकिन भूख प्यास की आगोश में अनजाने रास्तों का ये लंबा और खौफनाक सफर इन्हें ताउम्र याद रहेगा। चेन्नई से अक्षय नाथ और कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में रविवार को कोरोना के 152 मामले सामने आए, जबकि 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुंबई के आंकड़े महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल रहे हैं। और भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मुंबई की झुग्गी बस्ती इलाकों में संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं।
कोरोना नाम के जिस वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा शिकार है महाराष्ट्र। 24 घंटे में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए तो वहीं 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 149 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माया नगरी में तो कोरोना का कहर चरम पर है। अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 1399 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे में 16 जान गई है और इसके साथ मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि मुंबई देश के लिए कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है धारावी, जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। एशिया का यह सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहां छींक की आवाज भी एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाती है। कोरोना को फैलने से रोकना अपने आप में बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों की तमाम टीमें धारावी में थर्मल स्क्रीनिंग के काम में लगाई गई हैं। धारावी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। स्लम एरिया के ऊपर मंडरा रहे ड्रोन में कैमरा ही नहीं, चेतावनी देने के लिए लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं। कोरोना धारावी तक ही सीमित नहीं है। जो चुनौती सामने नजर आ रही है वो उससे ज्यादा बड़ी है। गुवंडी और मानखुर्द में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई का नर्क माने जाने वाले इस इलाके में संक्रमितों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। ज्यादातर मरीज झुग्गी एरिया से आते हैं। गुवंडी एक घनी आबादी वाला स्लम पॉकेट है, जहां रहने वाले सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। बीएमसी ने ऐसे इलाकों में फीवर कैंप लगाए हैं ताकि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का पता लगाया जा सके। संक्रमित इलाकों को बांस और बैरिकेड लगाकर सील किया जा रहा है। इधर भी जितने भी आते हैं वो हम बीएमसी के थ्रू हमारे पास लिस्ट आते हैं, तो अपॉइंटमेंट पहले से ही लिया जाता है। उनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले हमारे पास पहुंच जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम और डेट दिया जाता है उनको। उसी टाइम में वो ड्राइव इन करके आते हैं। इधर पे मकसद ये है कि जैसे स्प्रेड बहुत कम हो जाए और टाइम भी बहुत कम लगे कलेक्शन के लिए। इधर आने के बाद गाड़ी रुक जाएंगे, सिर्फ खिड़की नीचे होके इमीडिएटली कलेक्शन होके देन वो पेशेंट वापस जा सकते हैं इमीडिएटली। कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब चुनौती संक्रमितों को तलाश कर उनका इलाज करने और वायरस को आगे बढ़ने से रोकने की है। मुंबई से मुस्तफा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो लोगों पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि लॉकडाउन का मजाक बनाने वाले इन लोगों को पुलिस अपने हिसाब से पूरा सबक सिखा रही है। नाटकों और फिल्मों में दिखने वाले यमराज कोरोना काल में सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल पुलिस लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि घर पर रहो, नहीं तो यमराज के साक्षात दर्शन न करने पड़ जाएं। कोरोना मेरा यमदूत है, प्राण भरने की उसको छूट है। मान जाओ गरोंडा वासियों, मान जाओ। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना और 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखना। चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज। यूपी के गाजीपुर में पुलिस की टीम देशभक्ति के गीतों के साथ लोगों को संदेश देने सड़क पर उतरी तो दोनों तरफ से संक्रमण रोकने की ऐसी तमाम कोशिशों पर चंद लोग पानी फेरने में जुटे हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में एक शख्स ने सूटकेस में अपने दोस्त को छिपाकर सोसाइटी के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस के हिलने डुलने पर
भांडा फूट गया। एमपी के छिंदवाड़ा में एक व्यापारी अपनी महिला मित्र को कार में लेकर घूम रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी ही दूर पर कार पलट गई। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में था। वहां जाकर उनको चेक किया गया तो उनकी गाड़ी तब तक पलट चुकी थी। मदरा के नशे में थे और उनके साथ कोई महिला मित्र थी, शायद उसको अस्पताल भर्ती किया जा चुका था। और उनका उल्लंघन, चूंकि लॉकडाउन चला, उसका उल्लंघन एंड ड्रिंकिंग ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग का केस बनाया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा की इस सब्जी मंडी में पुलिस की टीम पहुंची तो लोगों की बेपरवाही देखकर दंग रह गई। आखिरकार पुलिस को मजबूरन वही तरीका अपनाना पड़ा जो लोगों को जल्द और आसानी से समझ आता है। आज तक ब्यूरो। देशबंदी के दौर में खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है। दारूबंदी कब खुलेगी, इस पर सरकारें विचार कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार सबसे आगे निकल गई। उसने दारू की फैक्ट्रियां खोलने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले दारू की दुकानें खोली जाएंगी। कांग्रेस ने हंगामा किया तो सरकार को सफाई देनी पड़ी कि ये फैसला सैनिटाइजर बनाने के लिए किया गया है। नीतीश कुमार का सारा सुशासन एक ही घूंट में गटक गए थे उनके दुलारे विशाल गौरव। अब नाम में विशाल भी है और जेडीयू का गौरव भी। तो एक घूंट में शराबबंदी पी गए, दूसरी घूंट में लॉकडाउन पी गए, तीसरी घूंट में आइसोलेशन पी गए और चौथी घूंट में अपने अध्यक्ष जी का प्रताप पी गए। गट गट गट। लाल परी अंदर और कंठ पर विराजमान मोहम्मद रफी और चाल पर विराजमान वैजंती माला बाहर। तो कहानी जेडीयू के उपाध्यक्ष जी का ये नाच नहीं है, कहानी नीतीश कुमार के प्यारे का ये पान नहीं है। कहानी है सुरा, जिसकी सुराही खोलने के लिए सरकारें छटपटा रही हैं। हरियाणा वाले साहब जी ने ये नहीं बताया कि किसानों की फसल कब कटेगी, ये नहीं बताया कि अस्पतालों की ओपीडी कब खुलेगी, ये नहीं बताया कि बच्चों के स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि हम पियक्कड़ों का कंठ नहीं सूखने देंगे। ये सरकार तुम्हारी है, सबसे पहले मदिरालय की बारी। तो ये परमिशन केवल मात्र हम सैनिटाइजर्स की उपलब्धता प्रॉपर मात्रा में कर पाए उसके लिए बनाएगी। और दूसरी ओर जहां इसके अंदर ब्रूइंग का कहा गया है, ब्रूइंग इसलिए परमिट करी गई कि जितनी बड़ी कंपनीज है उनके पास आज स्टॉक में उनके प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बियर बनी पड़ी थी। अगर वो लोग उसको बॉटल ना करें तो कहीं ना कहीं वो पॉइजनस हो जाएगी। अगर पॉइजनस को डंप करना पड़ गया तो अनदर एक थ्रेट एनवायरनमेंट को रहता है। लोग कह रहे हैं कि मोबाइल जरूरी सेवा मानी जाए, कोई कह रहा है कि पढ़ाई मानी जाए, कोई कह रहा है कमाई मानी जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर ने कहा ना, सबसे पहले दारू बहेगी। फैक्ट्री चालू हो गई है। एक्साइज विभाग ने कहा लॉकडाउन खत्म होते ही दारू की होलसेल और खुदरा दोनों दुकानों से आपकी रगों में सुरा का संचार किया जाएगा। कांग्रेस कलप गई। भाजपा जजप्पा सरकार ने एक बार फिर हरियाणा को शर्मसार किया है शराब की फैक्ट्रियां खुलवाने और शराब की नदियां बहाने के अपने आदेश से। 11 अप्रैल 2020 का ये आदेश देखिए। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री और उनके मिनी उप मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि शराब की सारी फैक्ट्रियां हरियाणा में फौरन चालू हों, शराब के होलसेल और रिटेल के सारे धंधे चालू हों और शराब के ठेके खुलवा शराब की बिक्री चालू हो। ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए कल्याण के लिए बनी है या फिर शराब के कारोबारियों के कल्याण के लिए? दरअसल खबर उड़ गई थी
कि केरल, बंगाल और पंजाब में पियक्कड़ों को कुछ छूट मिलने वाली है। तभी से हरियाणा के पियक्कड़ कोप भवन में बैठे थे तो खट्टर सरकार ने कहा, रूखा सूखा खाए के ठंडी दारू पीऊ, देख पराई मदिरा मत ललचावे जीव। जेडीयू के नेता का जो वीडियो वायरल हो रहा है शराब पी करके डांस करने का, अब जेडीयू को लोगों को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि शराबबंदी का खुल्लम खुल्ला माहौल कौन उड़ा रहा है। ये तो लॉकडाउन में जिस तरह से वो शराब पी करके डांस कर रहे हैं, अब जेडीयू के लोग बताएं कि इनका शराबबंदी कानून का माहौल उनके ही पार्टी के नेता उड़ा रहे हैं। युवा जदयू की बिहार शाखा के जिस पदाधिकारी पर शराब के सेवन और शराब की पार्टी करने का आरोप लगा है, उसे तत्काल प्रभाव से राज्य पार्टी ने उसके पद से उसे मुक्त कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, बिहार वाले बाबूजी के प्यारे से छलकती ललित कला। नीतीश कुमार भी सोचते होंगे कि क्या छांट के नगीना चुना है पार्टी चलाने के लिए। कार्यकर्ताओं ने पूछा, हाउ इज द जोश सर, तो उपाध्यक्ष जी ने कहा, हाई सर। आज तक ब्यूरो।